उदारवादी आंदोलन 1885 से 1905। उदारवादी आंदोलन 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। यह संस्था प्रारंभ में अत्यंत नर्म थी। आरंभ से ही कांग्रेस का दृष्टिकोण एवं आदर्श विशुद्ध राष्ट्रीय रहा है। मतलब शुरू में इसका क्या आदर्श क्या रहा है? विशुद्ध राष्ट्रीय रहा है। इसने कभी वर्ग विशेष के हित का समर्थन नहीं किया, वरन सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रारंभ में यह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय इसकी बागडोर पूरी उदार अर्थात नर्म राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था, जो बहिष्कार तथा सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य जैसे ह्यूम, विलियम वेवर्डन, जॉन यूल, मैक्विन स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को, इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवाद का उदय विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसके विकास में प्रमुख दो बातों का योगदान रहा। प्रथम तो भारतीयों का ब्रिटिश जाति के संसर्ग में आना, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। मतलब दो प्रभाव, एक तो ब्रिटिश जाति के संपर्क में आए, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव होने लगा। उदारयुगीन नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था। वे जिस वातावरण में पले, उनके उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा का स्थान नहीं था। अतः उदारवादी पूर्णतः राजभक्त थे। उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझते थे, इसलिए जी खोलकर ब्रिटिश शासन की सराहना करते थे। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनकी अटल श्रद्धा थी। उनका यह भी विश्वास था कि अंग्रेज राज्य के कारण ही वे अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य में भी इसी के सहारे अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। इन नेताओं में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति अंधभक्ति थी। उनका कहना था कि भारतीयों को अपने शासकों में अनुनय विनिमय करके देश के उत्थान में सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि राष्ट्रीय नेताओं का जोर इस बात पर होता था कि वे निश्चित रूप से अंग्रेज न्यायप्रिय और सच्चे होते थे। यदि उन्हें भारत की समस्याओं का सही से ज्ञान हो जाए तो वे सच्चाई से कभी नहीं हटते। 1893 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कहा कि ब्रिटिश शासन के लिए कीर्ति कलश है। उदारवादी नेता ब्रिटिश नौकरशाही की त्रुटियों से अच्छी तरह परिचित थे, फिर भी उनका विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संसद में रख दिया जाए तो मांग करे कि भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाए। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश राजनीति के अंत में हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन उदारवादियों की मनोवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि, दया भावना में हमारी दृढ़ आस्था है। विश्व की महानतम प्रतिनिधि संस्था संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सदन के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर शासन रचने की रचना की है। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन था कि अंग्रेजों की न्याय, बुद्धि, दया भावना हमारी दृढ़ आस्था है। विश्व की महानतम प्रतिनिधि संस्था संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन की रचना की है। उदारयुगी नेता भारत को पूर्ण स्वाधीन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे तो भारत में केवल प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते थे जिनमें भारतीयों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। इन्होंने अंग्रेजों के मन में यही भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया कि वे भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखें, भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहयोग दें। यदि उदारवादियों का उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो उनके निम्नलिखित उद्देश्य थे। फिर है उदारवादियों के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति। तो उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे।
दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के मन में हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है, आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा, यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है, देश की बिखरी हुई जनताओं के एक सूत्र में बांधने का काम किया है। अतः कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे तथा राजनीतिक जागृति के लिए अपने को अंग्रेजों का कृतज्ञ मानते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। दूसरा है क्रमिक सुधारों में विश्वास। तो ये क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। तो उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे, वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थायी संस्था, रक्षा शासन आदि में सुधार करवाना था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे, क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य या स्वराज्य की मांग की। वह स्वशासन या स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में। चूंकि उदारवादी किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने केवल छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। फिर तीसरा है ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। तो उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय सुशासन आदि के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। मतलब ये कहा था कि उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता क्या थी? भारत के ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय सुशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए हैं। यूरोपीय विचार दर्शन लोगों में स्वतंत्रता, लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में यही होगा, उचित होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने आप को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। कांग्रेस के छठे अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्ष भाषण देते हुए कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों के लिए नहीं बल्कि विश्व के आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ करना चाहती थी। इन नेताओं का यह विश्वास था कि भारत के हितों, ब्रिटेन के हितों में विरोध नहीं हो सकता। यद्यपि उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति भारत के उद्योग के हित में नहीं है, भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है, फिर भी वे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का उदारवादियों ने केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थन किया, न कि राजनीतिक शस्त्र। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन का आधार देश प्रेम था, न कि विदेशियों के प्रति घृणा। स्वदेशी का उद्देश्य विदेशी आदर्श, विद्या, कला, उद्योगों को देश से बाहर निकालना नहीं बल्कि उनकी राष्ट्रीय पद्धति में समाविष्ट करने पर जोर देता है। फिर है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। तो उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि उदारवादी नेताओं के समय समय पर अपने भाषणों में व्यक्त किया गया है। टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यह शिखर है, ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में मोहम्मद रहीमतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के हृदय में अंग्रेजों के प्रति सद्भावना थी। वे उन्हें बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी मान्यता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे। यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाए तो बिना किसी हिचकिचाए के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दे देंगे। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। तो कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। मतलब क्या है? स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद की तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात उनके मस्तिष्क में नहीं आई।
उनके विचार में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था। भारत स्वशासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में अपने अध्यक्ष भाषण में उपनिवेशों के जैसे स्वशासन का या स्वराज्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य संयुक्त राज्य के समान स्वराज्य प्राप्त करना है। स्वशासन या स्वराज्य से उदारवादियों का आशय पूर्ण स्वतंत्रता कदापि नहीं था। संभवतः उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि औपनिवेशिक साम्राज्य किसे कहते हैं। वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग कर रहे थे। अंतिम क्या है इनका उद्देश्य? वैधानिक उपायों में विश्वास। तो उदारवादी क्या करते थे? उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की, इसलिए वैधानिक संघर्ष में उनका पूर्ण विश्वास था। वे सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी उपाय तो उनके दिमाग में कभी आए ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। अनेक विद्वानों का कहना है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए लड़ने की नहीं थी। इस रीति नीति को कुछ लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर संबोधित किया। उदारवादी अपने अधिकारों की याचना सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में करते थे। उन्होंने सदैव वैधानिक आंदोलन द्वारा अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे उपायों को कभी स्वीकार नहीं किया जो सरकार के लिए अहितकर हो। उन्होंने सरकारी दमन, अन्यायपूर्ण कार्यों, कानूनों का विरोध भी वैधानिक तरीकों से किया। उन्होंने केवल जनता की इच्छाओं, भावनाओं को अपने प्रस्तावों, अन्य वैधानिक उपायों द्वारा सरकार के सामने बड़े नम्र रूप से प्रस्तुत किया। अतः आरंभ में कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन नहीं था, उसकी बागडोर उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इसने कभी भी वर्ग विशेष के हितों का समर्थन नहीं किया, वरन सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाए रखा। उदारवादियों की क्या क्या मांगे थी? तो प्रारंभ के 20 वर्षों में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पास किए। ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित करने का कर प्रशासन में सुधार करने की मांग की। और इनकी निम्नलिखित मांगे मुख्य थी। भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन निष्कासन होता था। दूसरा है केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार। इसमें सरकार नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाएं। भारतीय सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में ही आयोजित की जाएं। इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाएं। मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। पांचवा है अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए। भारत से धन निष्कासन रोका जाए। नेक्स्ट है सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाएं तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। भारत की सचिव काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। अगला है भू राजस्व कम किया जाए। नमक कर में कमी की जाए। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व दर के स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए। इसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। मतलब जो भू राजस्व भारतीयों से लिया जाए उसको कम किया जाए तथा नमक से जो कर लिया जाता है उसको भी कम किया जाए। और किसानों की दशा सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी की जाए और उसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। अगला है भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। भारत में औद्योगिक और तकनीक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इन मांगों के अतिरिक्त सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता आदि के संबंध में प्रस्ताव पास किए। मतलब ये तो मेन इनके उद्देश्य थे। भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना, केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार करना, उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देना। तो ये उनकी प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा इनकी मांगे सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता करने की रक्षा आदि संबंध प्रस्ताव पास किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में कहा था कि हमारी मांगों का मुख्य लक्ष्य एक वाक्य भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना।
कहा जा सकता है। तो ये उदारवादियों के उद्देश्य और मांगे मांगे प्रमुख थी, जो आपको अभी आपको बताया गया है।